वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ द कोड ऑन वेजेस 2019। आज के चैप्टर में हम लोग चैप्टर 6 कवर करेंगे, पेमेंट्स ऑफ ड्यूज, क्लेम्स एंड ऑडिट, और इस पे टोटल 10 MCQs है। और आज के लेक्चर में हमारा सेक्शन 43 से 50 कवर होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सेक्शन स्टेट्स दैट एवरी एम्प्लॉयर शेल पे ऑल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर दिस कोड टू एवरी एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाय हिम। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन है। वो ये कहता है कि जो भी अमाउंट है जो एम्प्लॉयर को बनता है अपने एम्प्लॉय को देने के लिए, वो उसे पे करना है अंडर दिस कोड ऑन वेजेस। जो भी अमाउंट बनता है, ओके, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे द अमाउंट दैट ही इज़ रिक्वायर्ड टू पे टू हिज एम्प्लॉय अंडर दिस कोड ऑन वेजेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 43। Section 43 states that it is the responsibility of employer to pay the amount that he is required to pay to his employee under this code. Question number 2 है, all amounts payable to an employee if such amount could not be paid on account of his death or an account of his whereabouts not being known। कि अगर कोई एम्प्लॉई है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर कहीं वो गायब हो जाता है, ठीक है, उसका जो वेयर अबाउट्स है वो किसी को पता नहीं रहता वो कहाँ चला गया, तो उस केस में जो भी अमाउंट है जो एम्प्लॉयर को पे करना होता है उस एम्प्लॉई को, तो उस अमाउंट का वो कहाँ पे करेगा। पहला है, शैल बी पेड टू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ। कि एम्प्लॉय ने जो भी अपना नॉमिनेटेड पर्सन दिया होगा, अपना नॉमिनी डिक्लेयर किया होगा, तो जो भी अमाउंट ड्यू होगा एम्प्लॉयर को पे करने का वो उसके नॉमिनी को पे करेगा। सेकेंड है कि शैल बी डिपॉजिटेड टू सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। कि जो एम्प्लॉयर है वो जो भी अमाउंट पे करना होगा अपने एम्प्लॉय को, वो अमाउंट वो एक अथॉरिटी को डिपॉजिट कर देगा जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट है या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो प्रिस्क्राइब करती है। और ये अथॉरिटी है वो आपका डील करती है उस अमाउंट को कहाँ पे करना है, कहाँ भेजना है। ऑप्शन 3 है कि शैल बी डिपॉजिटेड टू सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब ओनली व्हेन नो सच नॉमिनेशन हैज़ बीन मेड। कि अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है या वो कहीं गायब हो जाता है, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है जो अमाउंट पे करना है, अगर कोई नॉमिनी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर कोई नॉमिनी नहीं है तभी वो जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसको वो पैसा जमा करेगा। डायरेक्टली जमा नहीं करेगा, पहले नॉमिनी देखेगा, अगर नॉमिनी अवेलेबल नहीं है तब वो उस अथॉरिटी को जमा करेगा। ऑप्शन 4 कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ नो नॉमिनी द एम्प्लॉयर इज़ नॉट लाइबल टू पे द अमाउंट टू एनीवन। कि अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो उस केस में एम्प्लॉयर है वो लाइबल नहीं होगा किसी को भी अमाउंट पे करने के लिए, नॉट इवन द अथॉरिटी। ऑप्शन 5 कह रहा है कि द एम्प्लॉयर इज़ नॉट लाइबल टू पे एनीवन। कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या वो कहीं गायब हो जाता है तो उस केस में एम्प्लॉयर है वो लाइबल नहीं है किसी को भी पे करने के लिए, नॉट इवन नॉमिनी एंड अथॉरिटी। तो इसमें आपको चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शंस है वो है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। कि अगर जो एम्प्लॉई है उसकी डेथ हो जाती है या वो कहीं गायब हो जाता है तो उस केस में जो भी ड्यू अमाउंट है एम्प्लॉयर को पे करना होता है वो उसके नॉमिनी पर्सन को करेगा, जो भी एम्प्लॉय ने नॉमिनेटेड जो पर्सन है उसको डिक्लेयर किया होगा। या फिर अगर कोई नॉमिनी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी जो कि आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है उसे पे करना होगा। ओके, सो रिमेंबर दिस, द एम्प्लॉयर कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द लाइबिलिटी टू पे। अगर जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है या फिर गायब हो जाता है तो उस केस में उसे पे करना ही होता है। अगर नॉमिनी अवेलेबल है तो उसे डायरेक्टली पे करे, अगर नहीं मिल रहा कोई नॉमिनी तो उस केस में जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसे पे करे। सो ऑप्शंस 1 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द अथॉरिटी वाइल डिसाइडिंग द क्लेम विच अराइजेज अंडर दिस कोड मे ऑर्डर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन एडिशन टू द क्लेम डिटरमाइंड विच मे एक्सटेंड टू डैश टाइम्स ऑफ द क्लेम डिटरमाइंड। अंडर दिस कोड ऑन वेजेस अगर किसी एम्प्लॉय को कोई एक क्लेम सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन देना है, जो भी क्लेम उसका अराइज हो रहा है, तो उस केस में वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकता है आपका क्लेम सेटलमेंट के लिए। और ये जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है ये आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेटअप करती है, जिसका जो ऑफिसर्स होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर्स या उससे ऊपर की रैंक वाले होते हैं। उनका काम होता है जो भी क्लेम एप्लीकेशन दिया जाता है उसको सेटल करना। तो जो अथॉरिटी है वो ऑर्डर कर सकती है एम्प्लॉयर को कि जो क्लेम है उसके अलावा कंपनसेशन पे करने के लिए भी, ओके, अपने एम्प्लॉय को क्लेम के अलावा कंपनसेशन पे करने के लिए भी। और ये जो कंपनसेशन अमाउंट है वो मैक्सिमम कितना टाइम्स होना चाहिए ऑफ द क्लेम डिटरमाइंड।
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 10। जो अथॉरिटी है जो ऑर्डर करेगी कंपनसेशन पे करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मे ऑर्डर है कि कर सकती है, इन एडिशन टू द क्लेम डिटरमाइन, जो कंपनसेशन पे करने के लिए ऑर्डर करेगी वो आपका 10 टाइम्स मैक्सिमम हो सकता है ऑफ द क्लेम। द कंपनसेशन कैन बी मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ द क्लेम, सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 है एंडेवियर शैल बी मेड बाय द अथॉरिटी विच हियर्स एंड डिटरमाइंस द क्लेम्स अराइजिंग अंडर दिस कोड टू डिसाइड द क्लेम विद इन ए पीरियड ऑफ हाउ मैनी मंथ्स। जो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करती है, अथॉरिटी बनाती है क्लेम सेटलमेंट के लिए, तो उसके लिए कहा गया है कि उससे कोशिश करना चाहिए कि जो भी क्लेम का एप्लीकेशन आए उसे कितने महीनों में ख़त्म कर दिया जाए, मतलब कितने महीनों में उसे सेटल कर दिया जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 मंथ्स। यहाँ पे नोट करना कि वर्ड एंडेवियर शैल बी मेड लिखा है कि एक फिक्स डेट नहीं दिया गया है, फिक्स टाइम नहीं दिया गया कि 3 मंथ्स के अंदर ही उसे क्लेम सेटल करना है, बट यहाँ पे ये कहा गया है कि अथॉरिटी को कोशिश करना चाहिए कि जो भी क्लेम आए उसे 3 मंथ्स के अंदर सेटल कर दे। सो रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 5 है द एप्लीकेशन फॉर क्लेम अराइजिंग अंडर दिस कोड मे बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑन विच सच क्लेम अराइजेस। जो भी क्लेम अराइज होता है इसमें एम्प्लॉई का, अगर उसे एप्लीकेशन देना है क्लेम सेटलमेंट के लिए, तो उसे कितने टाइम पीरियड के अंदर है वो एप्लीकेशन है फाइल करना होता है इन फ्रंट ऑफ द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 3 ईयर्स। मैक्सिमम 3 साल का टाइम दिया गया है कि 3 साल के अंदर है उससे जो भी एप्लीकेशन है वो उसे फाइल करना चाहिए। और यहाँ पे एक और नोट है कि 3 साल के बाद अगर वो फाइल करता है तो जो अथॉरिटी है वो एंटरटेन करेगी एप्लीकेशन तभी करेगी जब वो एम्प्लॉय है वो एक वैलिड रीज़न दे कि इतना डिले क्यों हुआ, अनलेस ही हैज़ टू गिव, उसको 3 साल के अंदर ही देना होता है एप्लीकेशन। सो रिमेंबर दिस डेटा ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 6 है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय द अथॉरिटी रिगार्डिंग द क्लेम में प्रिफर एन अपील टू द एपेलेट अथॉरिटी विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ सच ऑर्डर। कि अगर कोई पर्सन है जिससे आपका जो अथॉरिटी है, ऊपर हम लोग जिस अथॉरिटी की बात कर रहे थे जिसका काम होता है आपका क्लेम सेटलमेंट करना, तो उसके किसी ऑर्डर से उससे प्रॉब्लम है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील कर सकता है उस अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट एपेलेट अथॉरिटी में। ओके, उस अथॉरिटी का जिसका काम होता है क्लेम सेटल करना, अगर उसके ऑर्डर से प्रॉब्लम है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपील कर सकता है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट आपके एपेलेट अथॉरिटी में विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ सच ऑर्डर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 90 डेज। जो आपकी अथॉरिटी है उसने क्लेम सेटलमेंट को लेके कोई ऑर्डर पास किया है तो उसके 90 डेज के अंडर अगर वो पर्सन है सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील कर सकता है एपेलेट अथॉरिटी में। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 7 है द एपेलेट अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होल्डिंग द पोस्ट एटलीस्ट डैश रैंक हायर देन द अथॉरिटी विच पास द ऑर्डर रिगार्डिंग द क्लेम। जो ओरिजिनल अथॉरिटी होती है जो आपका क्लेम सेटलमेंट करती है, अगर वो ऑर्डर देती है और उसके अगेंस्ट आपको अपील करना है तो आप एपेलेट अथॉरिटी में अपील करते हो। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो एपेलेट अथॉरिटी की जो ऑफिसर्स है उसकी रैंक होती है कितनी हायर होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी ओरिजिनल अथॉरिटी होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1। आपके जो ओरिजिनल अथॉरिटी होती है जिसका काम होता है क्लेम सेटलमेंट करना, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर्स या उसके ऊपर के होते हैं। मिनिमम जो रैंक होती है वो गैजेटेड ऑफिसर्स की होती है। अब जो एपेलेट अथॉरिटी हो गई उसके जो ऑफिसर्स की जो रैंक है वो एटलीस्ट जो ओरिजिनल अथॉरिटी है उसके एक हायर होनी चाहिए। ओके, इस ऑफिसर्स की रैंक है वो इसके ऑफिसर्स से +1 है, ठीक है, एटलीस्ट 1 रैंक हायर होनी चाहिए एपेलेट अथॉरिटी की एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल अथॉरिटी। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 8 है द एपेलेट अथॉरिटी शैल आफ्टर हियरिंग द पार्टीज इन द अपील डिस्पोज ऑफ द अपील एंड एंडेवियर शैल बी मेड टू डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन ए पीरियड ऑफ डैश मंथ्स। कि जो आपकी एपेलेट अथॉरिटी है जिसमें आपने एप्लीकेशन दिया है जो ओरिजिनल अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो जो एपेलेट अथॉरिटी है वो भी कोशिश करेगी कि जो भी अपील है उसको डिस्पोज ऑफ करे विद इन ए पीरियड ऑफ हाउ मैनी मंथ्स। तो इसका भी आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 3 मंथ्स। आपकी ओरिजिनल अथॉरिटी को भी कोशिश करना होता है, एंडेवियर करना होता है कि जो भी क्लेम सेटलमेंट है वो 3 मंथ्स के अंदर कर दे, और उसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील करते हो एपेलेट अथॉरिटी को
तो एपलेट अथॉरिटी को भी एंडेवियर करना होता है, कोशिश करना होता है कि जो भी अपील है उसको 3 मंथ्स के अंदर डिस्पोज कर दे। ओके, सो रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड हिज एम्प्लॉइज शैल बी डीम्ड टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विद इन द मीनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड अंडर दिस कोड ऑन वेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड हिज एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये 3 डिस्प्यूट्स दिए गए हैं जो कि आपका एम्प्लॉयर एंड हिज एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है। इनमें से किन डिस्प्यूट्स को आपका जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मीनिंग के अंडर माना जाएगा, और उसमें आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लगेगा। पहला है फिक्सेशन ऑफ बोनस, कि बोनस कितना फिक्स होना चाहिए, कितना मिलना चाहिए एम्प्लॉय को। उस केस में कोई डिस्प्यूट है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में माना जाएगा कि नहीं। दूसरा है एलिजिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, कि जो एम्प्लॉय है वो एलिजिबल है कि नहीं बोनस के लिए। तीसरा है द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस टू एन एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर, कि जो कोड ऑन वेजेस का जो भी चैप्टर है बोनस को लेके या जो भी प्रोविजंस है वो आपका पब्लिक सेक्टर के एस्टैब्लिशमेंट पे लगेगा कि नहीं। इन तीनों डिस्प्यूट्स में से कौन सा जो डिस्प्यूट्स है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो डिस्प्यूट्स है वो तीनों डिस्प्यूट्स आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर आएंगे और उसमें ये चीज़ लगेगी। सो रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रोविजंस ऑफ मेंटेनिंग ए रजिस्टर कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, मस्टर रोल, वेज स्लिप, नोटिस shall not apply in respect of the employer to the extent he employs not more than dash persons for agricultural और डोमेस्टिक पर्पस। यहाँ पे आपके कोड ऑन वेजेस में ऐसा दिया गया है कि हर एम्प्लॉयर को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जिसमें जो पर्सन उसने एम्प्लॉय किए हैं उसके डिटेल्स होंगे, मस्टर रोल होता है वो भी रखना होगा, वेज स्लिप देना होगा। ठीक है, अपने एम्प्लॉय को जो भी वेजेस है उसका एक स्लिप देना होगा, और नोटिस, एम्प्लॉयर को एक नोटिस लगाना होता है अपने एस्टैब्लिशमेंट के प्रोमिनेंट प्लेसेस पे। ठीक है, एक नोटिस लगाना होता है जहाँ पे वो इस कोड ऑन वेजेस का एब्स्ट्रैक्ट हो, समरी, और जो भी वेज रेट होता है और जो भी वेज पीरियड होता है वो सब मेंशन करना होता है। ये सारी चीज़ें जो एम्प्लॉयर है उसको करना होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयर को एक्सेप्शन दिया गया ये सब नहीं करने के लिए। ठीक है, एक रजिस्टर नहीं मेंटेन करना है, मस्टर रोल नहीं रखना है, वेज स्लिप नहीं देना है और नोटिस नहीं लगाना है। अगर वो जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो एम्प्लॉय करता है नॉट मोर देन हाउ मेनी पर्सन, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 5। अगर कोई एम्प्लॉयर है उसने 5 या उससे कम एम्प्लॉयज़ रखा है लेकिन वो सिर्फ एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो उस केस में उसे ये सब प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया जाता है। ओके, ना उसे रजिस्टर रखना है, ना मस्टर रोल रखना है, ना वेज स्लिप देना है, ना नोटिस लगाना है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक पर्पस मतलब यहाँ पे खेती वाले काम के लिए, और डोमेस्टिक पर्पस मतलब अपने घर के काम के लिए। ओके, नॉट रिलेटेड टू हिज ट्रेड और बिजनेस। अगर वो 5 या उससे कम लोग एम्प्लॉय करता है तो वो इन चीज़ों से एग्जेम्प्टेड है। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक पर्पस मतलब मीन्स द पर्पस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू द होम। ठीक है, घर या फैमिली अफेयर से रिलेटेड जो भी काम हो उसे हम लोग डोमेस्टिक पर्पस कहते हैं। एंड डज नॉट इंक्लूड एनी अफेयर रिलेटिंग टू एनी एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशन। इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। डोमेस्टिक पर्पस मतलब अपने घर या फैमिली अफेयर से रिलेटेड अगर कोई काम है वो एम्प्लॉय करता है तो वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए उसे रखा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।